हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने आवेश कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने चालक के बारे में बताया, अचालक भी हमने बात किया है, चालक के बारे में भी। उसके बाद हमने कल के लेक्चर्स में विद्युत धारा भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा में अभी हमने संपूर्ण बातें नहीं की थी, तो आज अपन इस पूरे लेक्चर में विद्युत धारा और धारा घनत्व को कंप्लीट करेंगे, ठीक है क्या दोस्तों। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में, जैसे मान लो ये चालक है, ठीक है। इस चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जितना तेजी से आवेश प्रवाह होंगे कम समय में, तेजी से प्रवाह, अगर आवेश जल्दी से प्रवाहित हो रहे हैं तो समय कम लगेगा, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला I बराबर Q/T होता है। अर्थात यदि किसी चालक से, ये हमने चालक बनाया ऐसे, ये अब ये क्या बना रहा हूं, ये इसका परिक्षेद क्षेत्रफल है। यदि इस चालक में आवेश Q प्रवाहित हो और यहां से यहां तक जाने में आवेशों को टाइम T लगे, तो उस स्थिति में धारा का मान आवेशों की संख्या बटा यहां से यहां तक जाने में लगा समय होता है, ठीक है। Q/T विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो यहां से देख लो, कूलाम पर सेकेंड, और जो इसका SI मात्रक होता है विद्युत धारा का, वो एम्पियर होता है। एम्पियर, कूलाम पर सेकेंड भी ठीक है, परंतु SI मात्रक में इसको अपन एम्पियर बोलते हैं, ठीक है क्या। अब चूंकि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर है, तो आपको पता है कि दर दो प्रकार की होती है, औसत दर और तात्क्षणिक दर, ठीक है। औसत दर का अर्थ ये होता है किसी चालक में, ठीक है, प्रवाहित कुल आवेशों की संख्या बटा संपूर्ण चालक जितने में वो प्रवाहित हुए हैं, वहां से वहां तक जाने में लगा कुल समय को अपन I एवरेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर आवेश A से B तक, A पृष्ठ से B पृष्ठ तक जाते हैं ऐसे, तो टोटल आवेश प्रवाह की संख्या, जैसे डेल्टा Q, मान लिया कि डेल्टा Q यहां पर आवेश यहां से यहां तक प्रवाहित हुए, और टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में कुल आवेशों द्वारा लिया गया कुल समय डेल्टा T, ये कहलाएगा औसत धारा I एवरेज, dQ/dt। औसत, टोटल डायरेक्ट ले लो जितना, ठीक है। तो औसत धारा बराबर होता है I एवरेज इक्वल टू डेल्टा Q/ΔT, संपूर्ण आवेश अपॉन उनको उस चालक में प्रवाहित होने में लगा कुल समय। दूसरा है तात्क्षणिक विद्युत धारा, I इंस्टेंटेनियस dQ/dt, ठीक है। मतलब किसी चालक के एकांक परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को छोटे से क्षेत्रफल में, छोटा सा अंतराल हो, ठीक है। तो जब छोटा सा अंतराल होता है तो वहां पर अपन I इंस्टेंटेनियस की बातें करते हैं, ठीक है। तो किसी चालक के छोटे से अंतराल में आवेश प्रवाह की दर को अपन I इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। मतलब कि विद्युत धारा का तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं, बेसिकली तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं, जिसकी वैल्यू dQ/dt होता है, ठीक है। अब देखें, जैसे एक मिनट, कहाँ गया यार,
प्रवाहित आवेश Q बराबर 2t² प्लस t है, तो समय t बराबर 2 सेकेंड में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको आवेश और समय में संबंध दिया हो, रिलेशन दिया हो, और आपसे किसी एक निश्चित समय पर केवल एक ही समय हो, ये नहीं कि t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के बीच आप विद्युत धारा ज्ञात करो, तो यदि समय अंतराल देता और विद्युत धारा पूछता तो उस स्थिति में अपन विद्युत धारा का औसत मान निकालते, अर्थात औसत विद्युत धारा निकालते। लेकिन चूंकि हमें केवल एक ही टाइम पर पूछा है t बराबर 2 सेकेंड पर, तो अपन यहाँ पर और Q और t में रिलेशन है, तो अपन इस संबंध का अवकलन करेंगे, मतलब इस स्थिति में अपन I इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ठीक है, अर्थात तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालते हैं। बेसिकली सुनिएगा, तो Q बराबर 2t² प्लस का t ऐसे दिया है। सुनिए ध्यान से, कान खोलकर सुन लीजिए कि यदि आवेश और समय में रिलेशन दिया हो, कोई फंक्शन दिया हो, तो उस स्थिति में विद्युत धारा का मान अगर पूछे तो हम इनका अवकलन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, हमने बताया तो है कि I इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक विद्युत धारा इक्वल टू होता है dq अपॉन dt, तो हमें धारा मिल जाती है ऐसे। तो सोच कर देखो, आवेश और टाइम दिया है, यदि मैं टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूं तो हमें विद्युत धारा का मान मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन इसका अवकलन करेंगे, तो समय के सापेक्ष अवकलन करने पर करें अवकलन, तो dq अपॉन dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट का तो होता नहीं है, प्लस का dt अपॉन dt, ठीक है। तो dq अपॉन dt को अपन क्या बोलेंगे? धारा। तो I इक्वल टू ये क्या 40 हो जाएगा nx का पावर n-1, और ये कट कर कितना हुआ 1, ठीक है। तो t बराबर कितने सेकेंड पर? 2 सेकेंड पर धारा, तो t बराबर 4 इंटू 2 प्लस का 1, तो 4 2 जा 1 और ये 9, तो 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी t बराबर 2 सेकेंड में। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को देने का अर्थ केवल इतना है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि आवेश और समय में रिलेशन दिया है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, तो आपको धारा का मान अगर पूछे और वो भी केवल एक ही समय दिया हो, समय अंतराल न दिया हो, तो आप उसका अवकलन कीजिए, आपको विद्युत धारा का मान मिल जाएगा। ये और ये अवकलन किया। आई बात समझ में? ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी राशि का, जैसे मान लो कि y बराबर x² कोई राशि दी है और हमें इसका अवकलन पूछे, का अवकलन ज्ञात करें, तो क्या करते हैं? dy बाई dx, x के सापेक्ष dx² अपॉन dx, तो क्या होगा? dy बाई dx इक्वल टू क्या है? 2x होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और अगर इसी यहीं पर एक क्वेश्चन और, मैं इसको मिटा कर ही बताता हूं, मैं फिर से ही लिख दे रहा हूं। चलो, अगर आपको एक क्वेश्चन देता और बोलता कि y बराबर x² का अवकलन ज्ञात करें,
तो आप क्या करते, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स आप करते, तो क्या मिलता आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। मिलता कि नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता भाई। अब यदि आपको एक और क्वेश्चन दे दे और बोले कि 2x का समाकलन ज्ञात करें, तो समाकलन ज्ञात करना है किसका, 2x का, तो करो, कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेते हैं, x dx ऐसे, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा 2, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर कितना है एक्स स्क्वायर। अरे कुछ आपने देखा, मैंने जिसका अवकलन किया था और अवकलन करने के बाद जो आया उसका अब मैं समाकलन कर रहा हूं, तो वो हमें मिला जिसका हमने अवकलन किया था। कुछ दिख रहा है, जिसका हमने अवकलन किया तो जो हमें मिला, जैसे q बराबर 2t स्क्वायर प्लस का t, इसका हमने अवकलन किया dq अपॉन dt इक्वल टू 4t प्लस का 1, तो हमें बेसिकली धारा का मान मिला, धारा मिला। ध्यान से देखो, तो अवकलन किया हमने, ये मिला। अब इसका समाकलन मैं अगर कर रहा हूं तो मुझको ये मिल रहा है। तो उसी प्रकार अगर मैंने जब अवकलन किया तो धारा मिला, तो धारा का अगर मैं समाकलन करूंगा तो क्या आवेश मिलना चाहिए, नहीं आया, आना तो चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझे, अगर मैंने इसका अवकलन किया तो हमें 2x मिला, और यहाँ पर जब मैंने 2x का समाकलन किया तो पुनः x स्क्वायर मिल गया। उसी प्रकार आवेश और समय में रिलेशन दिया था, जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें विद्युत धारा मिला। तो अब विद्युत धारा और समय में यदि रिलेशन दिया हो तो मैं इसका जब समाकलन करूंगा तो हमें क्या मिलना चाहिए, आवेश मिलना चाहिए। आता है कि नहीं, ये बात सत्य है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो चलो, धारा का मान हमें मिल चुका है 4t प्लस का 1। अब ये दिया है और हमसे पूछ ले कि t बराबर 2 सेकेंड पर आवेश ज्ञात करें, ये हमसे पूछा, ठीक है। तो अपन जानते हैं चूंकि धारा किससे मिला है, आवेश का अवकलन करने से, आवेश का अवकलन करने से। तो अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तभी तो मुझे आवेश मिलना चाहिए इसके अनुसार। तो चलो करते हैं, और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो आई डी टी इक्वल टू 4t प्लस का 1 डी टी, इसको अंदर लेकर आओ। अच्छा, यहां से देखो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू आई, तो डी क्यू बराबर आई डी टी होगा। तो आई डी टी को अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, ठीक है। और इसको अंदर लेकर आया तो 4t डी टी हुआ, और प्लस इसको अंदर लेकर आया तो डी टी। दिख तो रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको मिटाकर ऊपर लिखते रहो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये टोटल क्यू, डी क्यू का समाकलन, और ये 4 और t का समाकलन t स्क्वायर बाई 2 होगा इसका, और dt का समाकलन केवल t। तो 2 ने 4 को मारा तो कितना बचा, 2t स्क्वायर प्लस का ये t। तो यही तो था पहले भी, देखो तो है क्या, अरे बिल्कुल है भाई साहब, देखा क्या। इसका मतलब अगर आवेश और समय में आपको रिलेशन दिया है और आपसे धारा का मान पूछे तो आप अवकलन करोगे, आपको धारा का मान मिल जाएगा। और यदि आपको धारा और समय में संबंध दिया है और किसी एक समय में आपको आवेश का मान पूछे तो आप उसका बिना हिचकिचाहट के
समाकलन कर दोगे किसका, धारा का, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, आपको क्या मिलेगा, आवेश मिलेगा भाई साहब। आई बात समझ में, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक समय में, ठीक है। अगर समय अंतराल होगा तो उस स्थिति में आप समाकलन अवकलन नहीं करोगे, आप औसत निकालोगे। औसत, औसत विद्युत धारा आप कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि ये इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि भाई साहब आप एक काम करो, जैसे क्वेश्चन, किसी चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर कितना आया था यार वो, चलो मैं अलग से क्वेश्चन दे रहा हूँ, या फिर उसी को लिख ले, क्या था, क्या था, हाँ ये I बराबर 4t प्लस का 1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के बीच प्रवाहित आवेश ज्ञात करें। ठीक है, आवेश हमें ज्ञात करना है। आई बात समझ में, आई बात समझ, एक मिनट गड़बड़ है यार, चलो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को रिमूव करता हूं। किसी चालक में प्रवाहित आवेश Q बराबर 2t² प्लस t कूलाम है। तो किसी चालक में आवेश Q बराबर 2t² प्लस का t कूलाम प्रवाहित हो रहे हों तो t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के बीच धारा प्रवाह का मान ज्ञात करें। मतलब कि कोई चालक है, इसमें t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 6 सेकेंड के बीच कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि अगर आवेश और टाइम के मतलब समय के मध्य कोई रिलेशन हो तो उसका आप अवकलन कीजिएगा, लेकिन कब, जब समय अंतराल नहीं दिया होगा, केवल एक ही समय दिया होगा, या तो t बराबर 2 सेकेंड या t बराबर 6 सेकेंड, केवल एक दिया होगा तो। लेकिन अगर समय अंतरालों में पूछे, t बराबर यहां से t बराबर वहां तक ऐसे पूछे, तो आप उस स्थिति में औसत धारा निकालोगे, औसत धारा निकालोगे। और औसत धारा क्या होता है, dq अपॉन dt, और इसको अपन लिख सकते हैं
Q2 माइनस Q1 का बटा T2 माइनस T1, ठीक है। तो T बराबर 2 सेकेंड में आवेश Q1 बराबर, तो 2 सेकेंड में हमने माना कि आवेश Q1 होगा, तो यहाँ पर रखो 2 और T बराबर 2 सेकेंड मतलब 2 का वर्ग प्लस का 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 10 एम्पियर। तो Q1 की वैल्यू क्या मिली हमें? 10 एम्पियर। अच्छा, T बराबर 6 सेकेंड में आवेश मान लिया Q2 उस स्थिति में, तो अब रखो यहाँ पर 2 × 6 का वर्ग प्लस का T क्या मिलेगा? इम्प्लाइज दैट Q बराबर 36 और 2 72 प्लस का यहाँ पर रखे 6 रखा तो 78, ठीक है। तो I एवरेज इक्वल टू कितना मिला हमें? Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1 से। तो Q2 है 78 माइनस Q1 है 10 एम्पियर अपॉन T2 6 माइनस 2, ठीक है। कितना हुआ? 68, ये 4 1 जा 4, ठीक है, 4 7 जा 28 एम्पियर। तो T बराबर 2 सेकेंड से T बराबर 6 सेकेंड के बीच औसत धारा कितनी होगी? 17 एम्पियर, 17 एम्पियर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? दिख रहा है ना? 17 एम्पियर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आई एवरेज बराबर 17 एम्पियर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, ठीक है क्या? क्लियर है? अब विद्युत धारा में एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो भाई, यदि कोई चालक है ऐसे और हमने इसमें विद्युत क्षेत्र प्रतिस्थापित कर दिया, ले भैया हमने एक बैटरी लगाया, विद्युत क्षेत्र इसमें प्रतिस्थापित हो गया, प्लस आवेश ये माइनस, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ठीक है। ये आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। अब सुनिएगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा मान लो यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो धारा किधर होती है? धारा का प्रवाह किधर होता है? यदि धनात्मक आवेश किसी चालक में चल रहे हैं, मान लो ये एक चालक है ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज अगर दिख तो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर प्रवाहित हैं तो इस चालक में विद्युत धारा भी इधर ही प्रवाहित होगी। मतलब कि धारा की दिशा धनात्मक आवेशों की ओर होती है, मतलब कि जिधर धनात्मक आवेश प्रवाहित होते हैं उधर ही विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। लेकिन यदि ऋणावेश प्रवाहित हो किसी चालक में तो उस स्थिति में धारा इनके विपरीत दिशा में होगी। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि धनावेश प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, परंतु यदि प्रवाहित आवेश ऋणावेश हो या ऋणात्मक हो तो
विद्युत धारा का प्रवाह ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत होगा। ठीक है, मतलब अगर ऋणावेश प्रवाहित हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनकी प्रवाह की दिशा, मान लो ये ऋणावेश ऐसे प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो इसकी प्रवाह की, ये इधर प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी? इधर। ये इधर चल रहा है, विद्युत धारा इधर ऐसे चलेगी। ठीक है, ऋणात्मक आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छी बात है। अब एक बात सुनिए कि विद्युत धारा कैसी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि विद्युत धारा में तो दिशा है, पहले सुन लो, सदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें दिशा हो, ठीक है, और जिनका कुछ परिमाण हो, और जो सदिश के त्रिभुज के योग नियम को या त्रिभुज नियम को फॉलो करता हो, मतलब का पालन करे। ठीक है, तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो देखो, विद्युत धारा में तो दिशा है, बिल्कुल है दिशा। कैसी है दिशा? कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी विपरीत दिशा में, तो दिशा तो फिक्स है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी दिशा में, तो दिशा तो फिक्स है। इसका कुछ परिमाण भी हो सकता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। लेकिन ये जो सदिश राशि है, सदिश के त्रिभुज नियम है, इसको फॉलो नहीं करती है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा में दिशा भी है, परिमाण भी है, परंतु ये वाले नियम को ये फॉलो नहीं करती है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। लेकिन कब अदिश राशि है? जब आपको ऑप्शन में दिखे कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आप ट्रिक मारोगे अदिश राशि। लेकिन अगर आपसे केवल और केवल ऐसे क्वेश्चन पूछे कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आप कहोगे कि विद्युत धारा एक टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर राशि। टेंसर, कैंसर नहीं, टेंसर। ठीक है, तो विद्युत धारा बेसिकली टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर राशि है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको ऑप्शन में केवल और केवल सदिश और अदिश पूछा है, तो आप क्या कहोगे कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ध्यान रहे, अगर टेंसर का उसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अदिश राशि ही बोलोगे, नहीं तो जनरली ये कैसा होता है राशि? टेंसर राशि। क्यों? क्योंकि वे राशियां जिनमें दिशा हो, परिमाण हो, परंतु वो केवल और केवल त्रिभुज के नियम को फॉलो ना करे, उसको अपन टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो देखो, इसमें दिशा है, परिमाण भी है, परंतु केवल इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए विद्युत धारा एक टेंसर राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कहोगे कि यार कैसे इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जरा बताना। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल बताऊंगा। देखो देखो, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कुछ इस प्रकार का है, तो इसका जो ये रिजल्टेंट होता था, रिजल्टेंट वो क्या होता था? इसका वर्ग, ए का वर्ग प्लस का बी का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा।
ये इनका बेसिकली सम ही है, सम, ठीक है, योग। तो ये a प्लस बी को दर्शाता था, लेकिन कैसे, ऐसे, ठीक है, अगर इनके बीच थीटा। लेकिन अगर विद्युत धारा इस प्रकार है, देखिएगा, तो आप क्या कहोगे, इसमें कितनी धारा जाएगी? अगर कोई वायर इस प्रकार का है कि इस वाले वायर में से 4 एम्पियर की धारा आ रही है और इस वाले वायर में से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, तो इसमें कितनी धारा जाएगी? तो बेसिकली आप बोलोगे कि 4 3 7, 7 एम्पियर। लेकिन त्रिभुज सदिश अगर होता तो अपन कैसे इसको कैलकुलेट करते? ये रिजल्टेंट, और वो भी कैसे, √3 का वर्ग प्लस का 4 का वर्ग प्लस का 2ab, मतलब ऐसे 3 इंटू ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, ऐसे करते अगर सदिश होता तो। लेकिन अपन तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ लेते हैं भाई, बीजगणितीय योग के द्वारा। तो इस प्रकार ये त्रिभुज के सदिश नियम का पालन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका यह योग बीजगणितीय योग होता है। अगर ये वेक्टर होता तो इसको अपन इस फॉर्मूले से जोड़ते, योग निकालते, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि विद्युत धारा एक टेंसर क्वांटिटी है। और अगर टेंसर नहीं दिया है, सदिश और अदिश केवल पूछा है, तो आप क्या कहोगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है, देख लो, ठीक है। विद्युत धारा एक टेंसर क्वांटिटी है, अदिश राशि ये। या अगर आपको ऑप्शन में सदिश और अदिश पूछा है, यही केवल ऑप्शन दिया है, तो आप किसको मारोगे? ये अदिश, जब टेंसर ना दिया हो तो। अगर पूछा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आप टेंसर राशि बोलोगे, ठीक है। अच्छा, ये रहा कंप्लीट विद्युत धारा के बारे में। अब अपन एक और राशि के बारे में बात करते हैं, जो एक सदिश राशि होगी, जो एक सदिश राशि होगी, जिसको अपन कहते हैं धारा घनत्व। ध्यान रहे, धारा घनत्व, विद्युत धारा नहीं, धारा घनत्व, ठीक है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। क्यों? क्यों भाई? देखो क्यों। यदि कोई चालक है इस प्रकार का, ठीक है, तो देखो, माना कि इस चालक में प्रवाहित धारा आई है, यहां से यहां तक धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई, ठीक है। तो संपूर्ण चालक वैसे तो ये इसमें भी प्रवाहित होता है, ये तो मैंने केवल इसको जूम करके दिखाया जाता है, ये सब वायर वही है, ठीक है। तो यहां ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, चलो, संपूर्ण चालक ए से बी तक प्रवाहित धारा आई, ठीक है। चालक, माना, ऐसे लिख लो, माना चालक का क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, एस मान लिया, ठीक है, एस, क्योंकि ए यहां पर दिखाया था इसलिए मैंने एस ले लिया, ठीक है। अच्छा, अगर पूरे वायर में से, संपूर्ण चालक में से
प्रवाहित धारा का मान I है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में कितने धारा प्रवाहित हो रही होगी। मतलब अगर यहां से ये चालक ऐसे है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, और इस पूरे चालक में प्रवाहित धारा का मान I है, तो इसके एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि इसमें से एक भाग काट लो। ऐसे ये ऐसे ही तो सभी होगा ना, ऐसे ऐसे ही तो बना होगा ऐसे, तो इसी में का एक भाग निकाल लो यहाँ पर। ऐसे देखो मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे इसी का मैंने एक भाग काट लिया। दिख रहा है, दिख रहा है क्या। चलो जरा इसको मैं बढ़िया से बना दूं। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो इस एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। संपूर्ण चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है, और इस संपूर्ण चालक का क्षेत्रफल क्या है, S है। तो एकांक क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा कितनी होगी। जो भी गुजरेगी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो भी धारा निकलेगी उसी को अपन धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जैसे एकांक क्षेत्रफल से यदि I धारा प्रवाहित हो रही है और इसका क्षेत्रफल अगर A है, S, ds ले लो, छोटा सा है तो ठीक है, एकांक क्षेत्रफल, तो धारा घनत्व का मान होगा, धारा घनत्व बराबर होगा I/A। अरे भाई संपूर्ण क्षेत्रफल से I, तो एकांक क्षेत्रफल से कितना होगा। ऐसे देखो S क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा I, तब एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा, I/A। और इसी एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को अपन धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को अपन J से डिनोट करते हैं, J से। तो धारा घनत्व का मान कितना होता है, I/A, ठीक है क्या। और चूंकि ये एक सदिश राशि होती है तो इसका जो सदिश रूप होगा, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, वो इस प्रकार से होगा, I/वेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है क्या। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आ तो रहा है ना कैमरे में, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी दिशा कहाँ होती है, इसकी दिशा किधर होती है भाई। तो धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा की दिशा की ओर होता है, या विद्युत धारा के प्रवाहित की दिशा में होता है। जिधर विद्युत धारा प्रवाहित होगी उधर ही धारा घनत्व भी होगा। जैसे इधर
विद्युत धारा की दिशा ये है तो धारा घनत्व भी इधर ही होगा। अच्छा सुनिएगा, जैसे मान लो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, ये इसका क्षेत्रफल। तब क्या होगा, इस स्थिति में धारा घनत्व क्या होगी, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो चूंकि धारा घनत्व धारा की दिशा में होता है, धारा घनत्व विद्युत धारा की दिशा में होता है, तो इसका हमें इस स्थिति में घटक लेना होगा इस एरिया का। तो इसका एक घटक इधर की ओर एस साइन थीटा होगा और यहां एस कॉस थीटा होगा। तो कौन सा लेंगे अपन, जो विद्युत धारा की दिशा में होगा। तो यहां धारा घनत्व का मान होगा I बाई एस कॉस थीटा। ध्यान रहे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको ए बोल ले लो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको ए बोल लो, ए बोल लो, उसमें कौन सी बात है, वो भी एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है, ठीक है क्या। तो जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में, यहां पर मैंने लिख ही दिया था वैसे तो ए, ठीक है। तो यहां पर भी लिख लो भाई ए। तो जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा ये धारा घनत्व होता है, ठीक है क्या। आई बात समझ में। इस पर एक क्वेश्चन कर लें, चलो करते हैं भाई। तो क्वेश्चन है एक चालक में, एक चालक जिसका क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है, उस चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर है। तो धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन करते वक्त पहले आप ध्यान दो कि धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या था, जे बराबर आई बाई ए, और एक और था जे बराबर आई बाई ए कॉस थीटा। ये कब है, जब वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल विद्युत धारा की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो। अगर इसमें एंगल नहीं दिया है तो आप ये मान कर चलोगे कि ये जो एरिया वेक्टर है वो धारा की दिशा में ही है। मतलब अगर इसी से चलो, आपको मान लो कि यही क्वेश्चन आपको यही फॉर्मूला आपको याद है, तो क्या हो गया, धारा की दिशा में ए वेक्टर ए भी है, मतलब कि क्षेत्रफल सदिश भी है। तो इस स्थिति में एंगल कितना बनेगा, 0। तो जे बराबर आई बाई ए कॉस 0 बराबर क्या होता है, 1, तो आई बाई ए ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। ए बराबर दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर और आई बराबर दिया है 2 एम्पियर। तो जे हमसे पूछा है, तो जे बराबर आई बाई ए से, तो जे बराबर 2/0.2, इसको सॉल्व करो
तो 20/2 मतलब 10, और इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? पक्की बात? तो इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर धारा और धारा घनत्व से समाप्त होता है। अगले लेक्चर्स में अपन बात करेंगे अपवहन वेग के बारे में। ठीक है, अपवहन वेग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।